नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आजकल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हमने आपको लगातार अपनी महान कवरेज दिखाई, खासतौर पर रन फॉर यूनिटी और एकता दिवस के रूप में आज पूरा जो देश है वो उन्हें नमन कर रहा है। तो आयोग करते हैं न्यूज़ 10 में सबसे पहले सुर्खियों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र मां भारती के महान सपूत को कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य समारोह में लिया हिस्सा। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने मोरबी हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना की व्यक्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, सरदार पटेल के बिना आज के भारत की नहीं की जा सकती कल्पना। गुजरात के मोरबी में केबल पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 130 से अधिक हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, वायुसेना और दमकल विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर चला रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ का हुआ समापन। देश भर की नदियों में और घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला डी सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर शानदार जीत हासिल की। चुनाव में लूला को 50% से ज्यादा मत, जबकि बोल्सोनारो को 49% मिले वोट। और भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के स्टार शटलर जोड़ी ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए ताइवान के लू चिंग याओ और यांग पो हान को हराकर बैडमिंटन फ्रेंच ओपन पुरुष डबल जीता। पिछले 39 साल में सात्विक और चिराग फ्रेंच ओपन को जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी के रूप में बनकर उभरे। और कृतज्ञ राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए वहां और पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने परेड स्थल पर उपस्थित लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्र की स्वयं को समर्पित करूंगा।
फैलाने का भी मैं यह शपथ कार्यों द्वारा सत्य संकल्प करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बीएसएफ और 5 राज्यों के पुलिस बल के दस्तों ने भी भाग लिया। एएसपी गुजरात पुलिस, भारतीय पुलिस बलों के 52 ध्वज एक साथ गौरवशाली की कमान संभाली है बीएसएफ की धारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, जिसकी कमान संभाली है श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट। देशभक्ति जन सेवा के मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना 1906 और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सुनील झारखंड पुलिस से हैं, जबकि इंस्पेक्टर लिकमाबम सुशीला देवी मणिपुर पुलिस तथा सब इंस्पेक्टर ने अपनी खेल प्रतिभाओं से भारतीय पुलिस बलों में एकता दिवस 2022 की परेड में इनका आत्मविश्वास और कर्म के प्रति। इस मौके पर परेड के दौरान बीएसएफ ने राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के ट्रेंड भारतीय नस्लों के श्वानों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुढोल हाउंड श्वानों ने बेहतरीन करतब दिखाए। बीएसएफ की महिला कर्मियों ने केरल की प्राचीन युद्ध कला कलरीपायट्टू का भी प्रदर्शन किया। अंगधारी कहा जाता है का प्रशिक्षण शामिल है। तलवार और ढाल की लड़ाई को वालपिट कहा जाता है। बच सके तो बच ले आज है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। Kill me once, kill me twice, kill me more, shoot you at भाला लड़ाई या कुंथमपेट कलरीपयट में अंगधारी का अन्य महत्व। केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में गुजरात पुलिस की महिला जवानों ने राइफल ड्रिल का भी प्रदर्शन किया। गुजरात पुलिस की महिला शक्ति अपना उल्लेखनीय योगदान देने के साथ साथ इस तरह की कुशलता, अनुशासन और आपसी तालमेल से गुजरात पुलिस से और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का विशेष आकर्षण रहा अंबाजी के आदिवासी बच्चों के म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति। एक वक्त था जब बैंड के सदस्य कभी अंबाजी मंदिर में भीख मांगते थे, लेकिन सरकार की पहल के बाद इन बच्चों का जीवन बदल गया। विद्या मंदिर भूज की बालिकाएं, जिन्होंने जोनल लेवल और स्टेट लेवल पर प्रथम क्रम उत्तीर्ण कर पाइप बैंड, जिसमें केवल 8 से 14 वर्ष के ये बच्चे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मोरबी हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों के प्रति जो उनके परिजन हैं, उनके प्रति संवेदना जताई। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है,
और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार कल शाम से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया और मदद दी भी जा रही है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत की तरह ही भारत के उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जातियों के नाम हमें लड़ाने के लिए तरह तरह के जो नैरेटिव हैं वो गढ़े जा रहे हैं। जो जहर उस दौर में घोला गया, उसका नुकसान देश आज भी भुगत रहा है। इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है। वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती है। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो भारतीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह सवेरे आदरांजलि अर्पित की।
वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सरदार पटेल के बारे में कहा कि उनका नाम स्मरण में आते ही भारत का मानचित्र स्मरण में आता है। सरदार पटेल के बिना आज के भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है वो शायद न होता। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व से ही जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों का विलय भारत में हो पाया। सरदार साहब ही थे जिनकी कुशल राजनीतिक विचक्षण क्षमता ने पूरे देश को एक किया। देश को विभाजित करना, खंड खंड करने के लिए उस वक्त भी देश विरोधी ताकतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे जूनागढ़ हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे लक्षद्वीप को भारत में समाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराना हो, या महान पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद की रियासत को भारत के अंदर समाविष्ट करना हो। हर जगह पे सरदार साहब की कुनेही थी जिसने परिणाम लाया और आज का भारत का मानचित्र हमारे सामने है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। तो बात करते हैं गुजरात की, जहां के मोरबी में कल शाम हुए केबल पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 130 से अधिक हो गई। हादसे में कई लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसा कल शाम को करीब 6 बजे हुआ। उस वक्त पुल पर करीब 400 लोग मौजूद थे। मृतकों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सहायता की घोषणा की गई है। उनके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि और गुजरात सरकार ने 4 लाख मृतकों को और 50,000 घायलों को देने की घोषणा की। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने वो खुद इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद रहे। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। मोरबी में केबल सटे ब्रिज टूटने के बाद राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, वायुसेना और दमकल विभाग की अतिरिक्त टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी बचाव अभियान में। भारतीय सेना की एक आर्टिलरी ब्रिगेड टीम को धरांगधरा के पास के मौके पर भेजा गया। इस टीम में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। ये टीम मोरबी में दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई है। जामनगर और आसपास के अन्य स्थानों में बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया। भुज और अन्य स्थानों से मोरबी के लिए गरुड़ कमांडो भी भेजे गए, जिन्होंने बचाव अभियान शुरू कर दिया। गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना स्टेशन वलसुरा ने बचाव अभियान के लिए 40 से अधिक कर्मियों की एक टीम भेजी, जिसमें समुद्री कमांडो और नाविक शामिल हैं। सबसे पहले बचाव कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है
तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। हमारे एसडीआरएफ की 2 टीम आई है, एनडीआरएफ की 1 टीम हमारे और 1 बड़ौदा से आई है। आर्मी नेवी एयरफोर्स की टीम्स भी आई है और फायर एंड रेस्क्यू महानगर पालिका राजकोट रूरल का 7 नगर पालिका, फिर मोरबी और जामनगर के भी टीम्स आई हुई है। इसमें हमको जब से कॉल मिला राजकोट फायर ब्रिगेड को, तब राजकोट फायर ब्रिगेड ने 6 बोट, 6 एम्बुलेंस और 2 रेस्क्यू वन भेजे थे और 60 जवान भेजे थे, उसमें ऑफिसर भी इंक्लूड थे। उसके बाद बड़ौदा, अहमदाबाद, गोंडल, जामनगर, वो सभी कच्छ से भी अलग अलग नगर पालिका से कुल मिला के अभी रेस्क्यू कामगिरी में हमारी 20 बोट काम कर रही है और 12 फायर टेंडर और रेस्क्यू वन है और 15 के एबव एम्बुलेंस भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों से हादसे के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने हालात पर नजर रखने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी में अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में मोरबी में केबल पुल गिरने की घटना पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने ट्वीट कर कहा, गुजरात के मोरबी में हुई त्रासदी ने मुझे चिंतित कर दिया। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ। राहत और बचाव के प्रयासों से पीड़ितों को राहत मिलेगी। और अब बात छठ महापर्व की, जहां आज चौथे दिन उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने आज सुबह नदियों, सरोवरों और जलाशयों में घुटनों तक पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छठ पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। यहां गोमती नदी के किनारे बने छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं ने लखनऊ के गोमती नदी घाट पर सूर्य को अर्घ्य दिया। राजधानी दिल्ली के आईटीओ पर यमुना नदी के किनारे बनाए गए छठ घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और छठ पर्व के अवसर पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गोरखपुर के श्री राम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग पूरे बिहार में देखने को मिला। सोमवार को महापर्व के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन हो गया। उगते सूर्य की उपासना के साथ छठ व्रती पारण कर 36 घंटे का
निर्जला उपवास तोड़ेंगे। प्रदेश में छठ पर्व के दौरान गजब का उत्साह देखने को मिला। घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ आया। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी छठ पर्व की धूम दिखी। छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भुवनेश्वर के कुआखाई नदी घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। चलिए रुक करते हैं अब सरस आजीविका मेला की तरफ। तो राजधानी नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने देश के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस मेले के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव से खास बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने। आइए सुनते हैं। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। इन्होंने देश की विविधता में एकता के दर्शन करवाते कई इस तरह के स्टॉल पे विजिट की और यहां पर आके इन्होंने खाने का भी लुत्फ उठाया है। अभी आप राजस्थानी बाजरे की रोटी खा रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है इस फेस्टिवल में? यही आनंद है जीवन का। जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं, हमने इसको लॉन्चिंग किया है और हमने सभी लोगों के लिए सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। मैं स्वयं ये बाजरे की रोटी खा कर के मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। हमने सभी स्टॉलों में देखा अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड की व्यवस्था हमने की है और लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराना हमारा एक लक्ष्य बना है, जिससे देश की हमारी एसएजी ग्रुप्स की जो माता बहनें हैं उनकी संख्या और उनका इजाफा भी बड़ी संख्या में हुई है। उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि स्थानीय प्रोडक्ट, स्थानीय लोगों को अवसर देना, स्थानीय उत्पादन उसको बढ़ावा देना, उसका एक अच्छा उदाहरण है। गांव में बहुत सारे आज भी ऐसे उत्पाद है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पहुंच से दूर है। आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया है जो ऐसी माता बहनों को यहाँ दिल्ली में आने का अवसर मिला है और उनके उत्पाद बिकेंगे तो निश्चित तौर पर उनका बाजार भी बढ़ेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कितनी मजबूत होगी? देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कभी लोग चिंता नहीं करते थे। हमने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने किया है फूड के लिए, उनके एक्टिविटीज के लिए। इस तरह के मेलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, ये एक हमने इसको डिजाइन किया और लोगों के सामने एक प्रकार का है, हमने सिंबॉलिक इसको एक उदाहरण के तौर पे इस मेले का हमने किया है कि लोगों को कैसा हम मार्केट उपलब्ध कराना, इसकी व्यवस्था आज लॉन्चिंग भी हमने किया, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी, जहाँ पर भी है जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सीधे हम इससे जोड़ेंगे। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका मानना है कि सरस आजीविका मेले के जरिए एक और जहां ग्रामीण भारत की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपने उत्पादों और खाद्य पदार्थों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए देश की विविधता में एकता के दर्शन कराने का सुनहरा मौका भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त ही छोटे से ब्रेक का। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि कीर्ति को गांव से बाहर भगाने के लिए सरपंच कर रहे हैं हर संभव प्रयास। तो अभी उनके घर की बिजली कटी है और अब दूध वाला भी दूध देने से इनकार कर रहा है। पड़ोसी है ना, क्या करे, लाइट कट गई तो चिंता हो गई। ये लो मोमबत्ती, घर जा, सुबह कोई ना कोई बिजली बना देगा।
आज आपने दूध क्यों नहीं दिया? हाँ, अब से नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे मतलब? पिछले महीने तो आपको सारे पैसे मिल गए थे। अब हो गया तो हो गया, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। लेकिन छोरी, अभी तो 28 मिनट बाकी रह गए। कल तूने पंचायत में शर्त लगा ली थी, आज यहाँ शर्त लगा ली। ये कहाँ भागी चली जा रही कीर्ति साइकिल से? और वो भी ऐसे आनंद फानंद। बताता हूँ चाचा जी। तो अब क्या करेगी कीर्ति, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि सभी गोकुल वासियों के सामने धनुपति लगा रहा है कृष्ण पर श्रीहरि की मूर्ति चुराने का आरोप। इधर कंस ने बनाई है कृष्णा को जान से मारने की एक नई योजना। श्री हरि की ऐसी सुंदर प्रतिमा को देख के किसी को भी मन में लाने जा सकता है। नंद बाबा, भोलेपन का पर्दा हटाइए। देख लल्ला, जो कहना है साफ साफ कह। आप मुझ पर विश्वास रखिए, सत्य अधिक देर तक छिप नहीं पाएगा। श्री हरि विष्णु। मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। तो कैसे करेंगे श्री कृष्ण इन तमाम समस्याओं का सामना, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो देश के पिछड़े आकांक्षी जिलों में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे इन जिलों का समग्र विकास संभव हो पाए। इसी मुहिम के तहत चित्रकूट में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश के पिछड़े जिलों में शामिल चित्रकूट जिले में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने इसे आकांक्षी जिलों में शामिल किया, जिसके बाद विकास को गति देने के लिए कई प्रयास शुरू किए गए, जो अब यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दिखने लगे हैं। आकांक्षी जनपद चित्रकूट में लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना के साथ संयुक्त जिला चिकित्सालय में सुविधाओं को बढ़ाया गया है। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख, मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों का निःशुल्क रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और दवाइयों की सुविधा मिल रही है। संयुक्त जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, एनआरसी सेंटर, डेंगू वार्ड और कोविड वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ हम जो चीजें हैं वो अच्छे से हो रही हैं। यहाँ डॉक्टर समय से आ रहे हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं हैं और एक्सरा भी हो रहा है और जांच का सैंपल भी ले लिए गए, जांच भी अच्छी से हो रही है। लगभग सारी सुविधाएं मिली है। जैसे मान लीजिए जो ब्लड टेस्ट वगैरह, सीबीसी वगैरह जैसे पहले बाहर करवाते थे, अब यहाँ पर हो गया, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। संयुक्त जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज की सुविधा मिल रही है। रक्त परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जांचें निःशुल्क हो जाती हैं। दवाइयाँ भी निःशुल्क मिल जाती हैं। डायलिसिस सेंटर बनकर तैयार है, कुछ दिनों में मेरे काम शुरू हो जाए। सारी जांचें निःशुल्क होती है, किसी जांच के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, न किसी मरीज को दिखाने के लिए कोई पैसा लगता है। चित्रकूट एक आकांक्षी जनपद है, जहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई तरह के कार्य किए गए हैं। जैसे हम लोग यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर डेवलप किए गए हैं और पूरे जिले में हमारे जो उपकेंद्र हैं वहाँ पे हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। अभी तक हम लोगों को 122 उपकेंद्रों पे हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में मान्यता सरकार द्वारा मिली है, जिसमें 107 उपकेंद्र हमारे एक्टिव है, जहाँ की स्वास्थ्य संबंधी सभी जांचें की जा रही है। आकांक्षी जिले चित्रकूट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई कार्य किए गए हैं। जिले में 112 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। उपकेंद्र और सीजीएचएस में निःशुल्क जांच और इलाज उपलब्ध है। जिले की 2 सीजीएचएस में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई हैं। जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिससे
डायलिसिस के मरीजों को काफी राहत मिली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चित्रकूट के आकांक्षी जिला बनने के बाद से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में मूलभूत ढांचागत सुधार हुए हैं, जिसका सीधा फायदा यहां के लोगों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अच्छा लाभ हो रहा है। ये योजना उन मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो काम की तलाश में अपने मूल स्थान से कहीं और जाकर बसते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत हितग्राही देश भर में किसी भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन कार्ड के माध्यम से राशन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा में इस योजना का लाभ कई लाभार्थी ले रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिला खंडवा में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में दूर दराज इलाकों से आए ये गरीब और मजदूर वर्ग के लोग किसी भी राशन की दुकान में अपना महीने का राशन ले पा रहे हैं। इस योजना के तहत ये हितग्राही देश के किसी भी कोने से अपना राशन कार्ड दिखाकर और मशीन के माध्यम से राशन ले सकते हैं। लाभार्थियों के मुताबिक यदि यह योजना नहीं होती तो उन्हें हर माह महंगे दामों पर राशन बाजार से खरीदना पड़ता। वन रेशन वन राशन बहुत बढ़िया योजना है, अच्छा है। अभी 50 किलो मिल रहा है वन राशन का 25 अलग, 25 फ्री मिल जाता है, 25 वो मिल जाता है। ये योजना ऐसी है कि मैं देशगांव में रहता हूँ और मैं यहाँ खंडवा में रहता हूँ। मतलब यहाँ का मेरे को राशन प्राप्त हो जाता है वन नेशन वन योजना का, और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब आता हूँ तब राशन मिल जाता है। और अभी मैं आया हूँ मैं शॉप पे, यहाँ पर मेरे को राशन मिल रहा है। खंडवा जिले के खाद्य अधिकारी के अनुसार खंडवा के आकांक्षी जिला होने के कारण यहाँ शासन की हर योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रारंभ की है और ये खंडवा जिले में लगभग 8 महीने से चल रही है, 8 से 10 महीने हो गए और इसमें लोग लाभ ले रहे हैं। जैसे कोई मजदूरी करने गया, खंडवा का आदमी खालवा गया। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता सुनील जोशी की ये खास रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति और आदर्श की गौरव गाथा को रामायण के प्रत्येक पात्र में देखा जा सकता है और कुमाऊनी रामलीला के गीतों में वो मिठास है, वो खूबसूरती है जिसे दुनिया भर के लोग सराहते आ रहे हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ओपे रामा कुमाऊनी रामलीला इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसका संकलन एवं लेखन इंडियन ओशन बैंड के मशहूर लीड वोकलिस्ट हिमांशु जोशी ने किया। संगीत तो बहुत जरूरी है, अभिनय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपेरा है, इसमें सब कुछ गेय पद्धति पर आधारित है। तो आप उसको कितने मात्रा तक बैलेंस करके आगे निकालेंगे, ये कलाकार की कला है। काफ़ी हद तक किया मैंने, 17 साल इस चीज़ को खेला और जब इसको रिसर्च करके इसको संकलित किया तो इसके और भावों को भी जाना। विशेषता ये कि ये लोक शैली भी है, इसके साथ पारसी थिएटर भी है, इसके साथ थोड़ा ओपेरा स्टाइल भी है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये 16 दिन चलने वाला ओपेरा है, शायद तो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला ओपेरा होगा, तो इसलिए इसकी शैली में जो विविधता है वो देखने लायक है। रामलीला के पहले और रामलीला के बाद जीवन राम कथा में ही रहता था और इसी में सारा नाटक होता था, इसी में संगीत होता था और इसी में जो लोग मेकअप करने वाले भी होते थे, गाना बजाने वाले भी होते थे, स्टेज सेट करने वाले भी होते थे। तो हमारे जीवन में इससे बड़ा कोई पर्व होता ही नहीं था रामलीला के अलावा। हमने तीनों भुवन लिए हैं जीत, अहो मुनि कुशल भई। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की इस कुमाऊनी रामलीला में संगीत की इतनी अधिक विविधता है कि यह दुनिया भर के श्रोताओं को सहसा मंत्रमुग्ध कर देती है। डीडी न्यूज के लिए सुनील जोशी।
और अब बात मन के बात कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रकृति की रक्षा के लिए अपने जुनून के लिए बेंगलुरु के एक स्थानीय व्यक्ति की प्रशंसा की। बेंगलुरु के सहकारा नगर के रहने वाले सुरेश कुमार को पेड़ पौधे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं सुरेश कुमार का क्या कहना है। मैं देवनहल्ली में हरियाली के बीच पला बढ़ा हूँ, इसलिए जब मैं बेंगलुरु आया तो मैंने महसूस किया कि ये एक कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। मैंने सहकार नगर में पेड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों को केवल विशेष पेड़ चाहिए और किसी ने भी हर रोज पौधों को पानी देने की परवाह नहीं की। फिर मैंने रेलवे ट्रैक पर एक ग्रीन कवर बनाने का फैसला किया। अधिकारियों ने मेरे साथ सहयोग किया, इसलिए मैंने 2008 में रेलवे ट्रैक के किनारे 2000 से अधिक पौधे लगाए। आज आप रेलवे ट्रैक के किनारे महोगनी, जकरंदा, तबुइया, जामुन, नीम आदि की अच्छी तरह से उगाए गए पेड़ देख सकते हैं। और अब बात वायु प्रदूषण की, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 और गुरुग्राम में 341 के पास दर्ज किया गया। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बेहद खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और खबर है ब्राजील से, जहां के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हरा दिया। वामपंथी नेता लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति होंगे। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। लूला ने आश्चर्यजनक रूप से देश के शीर्ष पद पर वापसी की है। उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले और बोल्सोनारो को 49%। खबर कांगो से, जहां लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। गायक फॉली इपुपा के संगीत कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से 2 पुलिस अधिकारी समेत 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को संगीत कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम अपनी 80,000 की क्षमता से अधिक भरा हुआ था, जिसके कारण भीड़ में मौजूद कुछ लोग VIP और आरक्षित वर्गों की तरफ जाने लगे, जिससे अफरा तफरी मची और हादसा हुआ। खबर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से, जहां शनिवार को 2 कार बम धमाकों में मरने वालों की संख्या लगभग 100 हो गई। राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने रविवार को कहा कि धमाकों में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई और 300 लोग घायल। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई। शनिवार को हुए हमले में पहला धमाका शिक्षा मंत्रालय की इमारत के बाहर हुआ। वहीं दूसरे धमाके में एक व्यस्त रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले को लेकर अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने आतंकी संगठन अल शबाब को इसका जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि अक्टूबर 2017 में इसी जगह पर ट्रक बम धमाका हुआ, जिससे 500 लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले के बाद से ये क्षेत्र जो है सबसे घातक हमले के साथ ग्रसित हुआ। खबर यूक्रेन से, जहां के बुनियादी ढांचा मंत्रालय ने कहा कि अनाज निर्यात सौदे में रूस की अपनी भागीदारी को रद्द करने के फैसले के कारण कुल 218 जहाज फिलहाल अवरुद्ध हैं। उड़ीसा शहर के बंदरगाह से निकले अनाज जहाजों को रविवार को तट से 12 किलोमीटर दूर देखा गया, क्योंकि यूक्रेन के पास संयुक्त समन्वय केंद्र के सुरक्षित गलियारों से गुजरने की अनुमति नहीं मिली थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि 95 भरे हुए जहाज निरीक्षण के इंतजार में, जबकि 101 खाली जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों के प्रवेश द्वार पर रुके हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कृषि वस्तुओं के साथ 22 जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खबर मॉस्को से, जहां की अनाज निर्यात सौदे में अपनी भागीदारी को निलंबित करने के बाद रविवार को बोस्फोरस के पास यूक्रेनी अनाज के जहाज खड़े दिखाई दिए। यूरोपीय संघ ने रूस से समझौते से बाहर निकलने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा। रूस ने कहा कि
सेवास्तोपोल बंदरगाह के पास अपने बेड़े पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के जवाब में सौदे से बाहर निकला जा रहा है। और आइए अब रुक कर लेते हैं खेल की खबरों का। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार शटलर जोड़ी ने रविवार को 2022 में अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए ताइवान के लू चियांगयाओ और यांग पो हान को हराकर बैडमिंटन फ्रेंच ओपन पुरुष डबल जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर 21-13, 21-19 से यह खिताब अपने नाम किया। और तलब है कि 39 साल में सात्विक और चिराग इस फ्रेंच ओपन को जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जोड़ी के रूप में बनकर सामने उभरे। इससे पहले 1983 में पार्थो गांगुली और विक्रम सिंह की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाबी पाई। वहीं 2019 में हुए फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में सात्विक और चिराग की ये जोड़ी इस खिताब को जीतने से चूक गई। इस दौरान वे उप विजेता बने। रविवार को बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए एक सुखद खबर सामने आई। दरअसल भारत के शंकर मुथुस्वामी ने BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का रजत पदक अपने नाम कर लिया। हालांकि खेले गए फाइनल में शंकर को चीनी ताइपे के खिलाड़ी क्वान लिन से सीधे गेम में हार मिली, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी शंकर इस प्रतियोगिता में ये पदक जीतने वाले दूसरे पुरुष और कुल चौथे भारतीय बने। उनसे पहले अपर्णा पोपट, साइना नेहवाल और सिरिल वर्मा ने इस चैंपियनशिप में रजत पदक का खिताब जीता। खबर स्पेन से, जहां फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया गया है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। गौरतलब है कि कोलंबिया को हराने के बाद स्पेन खिताब की रक्षा करने वाली पहली टीम बन गई। उल्लेखनीय है कि भारत को फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का जिम्मा मिला था और बतौर मेजबान भारतीय टीम ने भी इस विश्व कप में हिस्सा लिया। हालांकि टीम इंडिया शुरुआती दौर में अपने सभी मैच हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। कहते हैं किसी भूखे इंसान को खाना खिलाने से दिल को जो सुकून मिलता है वो किसी अमृत से कम नहीं। खबर इंदौर से है, जहां एक व्यक्ति ने फूड स्टॉल की शुरुआत सिर्फ इसलिए की कि काफी सस्ते और किफायती दाम से वो मुफ्त में लोगों को खाना खिला सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है शिवम सोनी का हंगर लंगर, जहां अलग अलग वैरायटी का स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना केवल 10 रुपए में मिलता है। और जो लोग 10 रुपए भी नहीं दे सकते, उन्हें वो खाना मुफ्त में खिलाते हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान शिवम ने भोजन के संकट का सामना किया। कई दिन तक सिर्फ लोगों द्वारा दिए गए बिस्कुट खाकर जिंदा रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने लोगों को खाने पीने के लिए परेशान होते हुए देखा। कई बार आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन शिवम ने इससे निकलने की ठानी और लोगों को इस परिस्थिति को ना झेलना पड़े, इसलिए हंगर लंगर की शुरुआत की। बस फिर क्या था, गरीबों के लिए कम कीमत पर स्वादिष्ट भोजन तैयार होने लगा। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि मैं कुछ पैसे लेके नहीं आया था घर से, 400-500 रुपए कुछ रखा था, तो उसमें हमने 1-2 दिन सरवाइव किया जैसे तैसे बिस्किट वगैरह खा के। और फिर हमको खाने की थोड़ी मुश्किलात आने लगी, तभी जाके हमको इंदौर वासियों ने खाना प्रोवाइड किया। ये अच्छा खाना हमको ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में प्रोवाइड किया गया, तो एक इंस्पिरेशन है वो चीज़ मेरे लिए कि उससे मैंने इंस्पायर होके सोचा कि इंदौर के लिए या फिर यहाँ के बच्चों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है, जिसकी वजह से मैं सरवाइव किया हूँ इस क्षेत्र में, तो उससे मैं खाने से रिलेटेड ऐसा कोई काम करूँ जो उनके लिए कम दामों में अच्छा खाना, अच्छे वैरायटीज़ का खाना जो बाज़ार में 40 या 50 या काफ़ी तेज़ रेटों में मिलता है, जो आमतौर पर कोई आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाता है। जॉब करता हूँ मैं यहाँ पे, और खाना तो बहुत टेस्टी है और रेट भी बहुत रिजनेबल है, जिसमें हो जाता है सबका। इंदौर में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि बाहर के जो विद्यार्थी आते हैं और उनको एक रीज़नेबल रेट में नाश्ता मिल सके। उसके लिए इंदौर में एकमात्र जो संस्था है वो है हंगर लंगर, जहां 10 रुपए में आपको इतना भरपूर नाश्ता मिल जाता है कि आप अपना पेट भर के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। शिवम रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं, सब्जी सामान लेकर आते हैं
फिर खाने के आइटम तैयार करते हैं। इसके बाद वो लोगों को सर्व करते हैं। वो मानते हैं कि इस लंगर को खड़ा करने में उनके भाई, माँ और दोस्तों का बड़ा योगदान है। खास बात यह है कि शिवम इस लंगर की कमाई का कोई भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि लंगर को और बेहतर बनाने में लगा देते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो संतुष्टि दूसरों के लिए जीने में मिलती है, उसका कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।